नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाडू जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है फिर से हरियाणा के ओबीसी नेता रामचंद्र जांगड़ा। आप लोग कहेंगे कि क्यों मैं इस आदमी को इतना महत्व देता हूँ। मैं इस आदमी को जब तक महत्व देता रहूँगा जब तक ये आदमी हमारी जाति के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं करेगा। अभी इसने एक यूट्यूब चैनल द प्रिंट को एक बहुत ही लंबा पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर इसने बहुत सारी बातें बोली हैं। उन बातों का जवाब भी दूंगा तथा इससे मेरे कुछ सवाल भी हैं। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो उस तक पहुंच जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो किसी इंटरव्यू में या किसी पॉडकास्ट में मेरी बातों का जवाब दे। उसने ये बात कही है कि हरियाणा के अंदर जो जातिवाद की शुरुआत करी वो चौधरी देवीलाल ने करी, उसको आगे बढ़ाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तथा उसको पीक पर ले गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बात वो अपने हर एक पॉडकास्ट, हर एक इंटरव्यू में कहता है। वो ये भी बात कहता है कि 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने 1987 के चुनाव में मेरे को सफ़ीदों से टिकट दिया। मेरा चुनाव पीक पर था, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे को चुनाव हरवा दिया। उन्होंने चौधरी देवीलाल से एक बयान दिलवा दिया कि मैं अपना समर्थन रामचंद्र जांगड़ा से वापस लेकर सरदार सरदूल सिंह को दे रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक बार एक मंच से खड़ा होकर ये भी बात बोली थी कि हुड्डा का दाव लगा तो हुड्डा ने अपने बाप के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी, और चौटाला का दाव लगा तो चौटाला ने अपने बाप के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी। आज हमारा मुख्यमंत्री एक बैकवर्ड क्लास का आदमी है और आज हरियाणा के अंदर सोशल जस्टिस हो रहा है। तो ये सारी बातें वो अपने इंटरव्यू में, अपने भाषणों में, पॉडकास्ट के अंदर बोलता है और पूरे माहौल को गर्म रखता है। हरियाणा के अंदर शायद उसको ये ड्यूटी दी है उसके हाई कमान ने कि हरियाणा के अंदर जातिवाद को चरम पर रखना है, जिससे 24/7 साल के 12 महीने हरियाणा में जातिवाद पर चर्चा होती रहे तथा जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो। बेरोजगारी है, महंगाई है और बैड गवर्नेंस है, और सबसे बड़ी बात है हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर का दिवालिया पिटा पड़ा है। यहाँ पर IPS अफसर भी आत्महत्या करते हैं। यहाँ पर खेतों में एक लड़की की लाश मिलती है जिसका आज तक पता नहीं कि उसको किसने मारा। यहाँ पर व्यापारियों को थ्रेट कॉल आती हैं, विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर उनसे फिरौती मांगते हैं। इन बातों पे जिक्र ना हो इसलिए ये बातें की जाती हैं जिससे हरियाणा का माहौल गर्म रहे, हरियाणा में जाट गैर जाट के अलावा कोई और चर्चा ही ना हो। तो ये जो रामचंद्र जांगड़ा है ये अपने आप को आजकल बहुत ही बड़ा OBC नेता मानने लगा है। ये ज्योतिबा फूले बनना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजकुमार सैनी भी नहीं बन पाएगा। मैं इससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इसने ये भी बात कही है, द प्रिंट जो यूट्यूब चैनल है, कि जब 1990 के अंदर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ था, 1990 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खड़े होकर हरियाणा को जलवाया। सोनीपत डिपो के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 150 के करीब बसें जलवाई तथा 2016 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरक्षण लेने के लिए हरियाणा को दोबारा जलवाया। ये भड़काऊ बात भी इसने बोली है। तो अब मेरे इससे कुछ सवाल है। नंबर 1 कि जो बात ये कहता है कि हरियाणा के अंदर क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गया इसलिए हरियाणा में आज सोशल जस्टिस की सरकार है, सामाजिक न्याय हो गया। तो मैं इस भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, इस नेताजी से, रामचंद्र जांगड़ा जी से, कि हरियाणा में तो बहुत टाइम से सामाजिक न्याय हो रहा है। हरियाणा के अंदर तो एक जातिवाद का हवा बनाया गया, नहीं तो हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी जाति है जिसका CM नहीं बना। राव वीरेंद्र यादव जाति से CM रह चुका, भगवत दयाल शर्मा ब्राह्मण जाति से, बनारसी दास गुप्ता बनिया जाति से, भजन लाल बिश्नोई जाति से, उस बिश्नोई जाति से जिसका 1% भी वोट हरियाणा में नहीं है, मनोहर लाल खट्टर पंजाबी जाति से, नायब सिंह सैनी सैनी जाति से। लेकिन
ऐसा दिखाया जाता है कि हरियाणा पे जब से हरियाणा बना है जाटों का ही राज रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ मिस्त्री से, रामचंद्र जांगड़ा से, कि हरियाणा की सीमा से सीमा लगा हुआ एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। उस हिमाचल प्रदेश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक एक ही जाति के सारे मुख्यमंत्री बने हैं, राजपूत जाति के। तथा गूगल पे आप लोग सर्च करें, उस राज्य के अंदर ओबीसी जाति की जनसंख्या 14.5% है, 25% दलित हैं, 5.5% वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब हैं। तो वहाँ की कुल आबादी का, और कुछ मुसलमान भी होंगे, 50% ये जातियाँ हैं ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। तो वहाँ पर ऐसा क्या है, वहाँ जो सामाजिक न्याय हरियाणा के अंदर हो जाता है अन्य स्टेट में हो जाता है, हिमाचल और हिमाचल से लगता हुआ उत्तराखंड, इन दोनों पहाड़ी राज्यों में आज तक हिमाचल में सारे मुख्यमंत्री एक जात के बने हैं और उत्तराखंड में 2 जात के बने हैं। जबकि वहाँ भी ओबीसी की संख्या एससी एसटी की 50% है। तो जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही सामाजिक न्याय भी बांटने से ही बढ़ता है। तो जिस सामाजिक न्याय की बरसात हरियाणा के अंदर हो रही है, उसके थोड़े से छींटे रामचंद्र जांगड़ा जी अपने पार्टी हाईकमान से कहकर हिमाचल और उत्तराखंड पर भी डलवाएं। अभी 2027 में हिमाचल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और सबको पता है कि चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन सी जाति का बनेगा, क्योंकि दूसरी जाति का आज 75 साल में आज तक नहीं बना, तो आगे भी कोई बनने के चांस नहीं है। तो अगर आपको हरियाणा के ओबीसी से इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, हरियाणा के ओबीसी के बारे में आप इतना सोचते हैं, तो थोड़ा सा आप हिमाचल के ओबीसी वर्ग के बारे में भी सोचें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं, दिल है, दिमाग है, उनको भी भागीदारी की ज़रूरत है। तो नंबर 1 बात ये। नंबर दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि हरियाणा में क्योंकि नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं इसलिए हरियाणा में सामाजिक न्याय हो गया है। बहुत अच्छी बात है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज आपकी जो पार्टी है उसके 48 एमएलए हैं। उस 48 एमएलए में से जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी क्लास है, उसके 2 ही विधायक क्यों हैं? एक रणबीर गंगवा बरवाड़ा से और एक इंद्री से, राम कुमार कश्यप एक कुमार जाति से, एक झीमर जाति से। आप खुद राज्यसभा में बैठे हैं, आपकी जांगड़ा जाति का एक भी विधायक नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसके अलावा कम से कम एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो समुदाय है उसकी हरियाणा के अंदर 10 से 15% आबादी है। फिर उसको 90 सदस्यीय विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही टिकट क्यों दिए? ये सवाल आपको अपने हाईकमान से पूछना चाहिए। तथा खाली आपके राज्यसभा में जाने से या नायब सिंह सैनी के सीएम बनने से सभी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस जब मिलता है जब उसको ग्रास रूट तक पहुंचाया जाए, ये बात। अच्छा, अब बात करते हैं जो बातें आपने कही हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब मंडल आयोग की सिफारिश विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू करी, ये बात है 7 अगस्त 1990 की। तब खड़े होकर, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा को जलवाया था तथा सोनीपत डिपो के अंदर हरियाणा रोडवेज की 150 बसें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जलवाई थी। ये आपका दावा है। और दूसरा दावा आपने ये किया है कि 2016 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोबारा से हरियाणा को जलवाया अपनी जाति को आरक्षण दिलवाने के लिए। तो 2016 में वैसे तो हरियाणा के अंदर खट्टर की सरकार थी, लेकिन वो आरोप भी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाया है, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। आपने जो बात कही कि ओम प्रकाश चौटाला ने 7 अगस्त 1990 को, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में प्रधानमंत्री थे और हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, दोनों ही जनता दल के थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा को जलवाया। ये आपका दावा है। तो उसी टाइम पर मैं आपको बताऊं कि 3 राज्यों के अंदर
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये तीनों राज्य धूं धूं करके जले थे, धूं धूं करके। इस आरक्षण की जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा करी थी ओबीसी के आरक्षण की, हिमाचल के 6 जिले एक हफ्ते तक जले थे। सरकारी दफ्तरों को फूका गया था, ट्रांसपोर्ट को फूका गया था, रोडवेज की बसों को फूका गया था। कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और सिरमौर ज़िले का नाहन कस्बे में तो एक हफ्ते तक मिलिट्री बुलानी पड़ी थी। तो हिमाचल प्रदेश में उस समय शांता कुमार मुख्यमंत्री थे। तो रामचंद्र जांगड़ा जी, आपको ये बताना चाहिए कि वो शांता कुमार क्या खड़ा होकर हिमाचल को जलवा रहा था। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री था। उस समय भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अंदर धारा 144 लगानी पड़ी थी। मिलिट्री ने फ्लैग मार्च किया था, उसको किसने जलवाया था? राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री था। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, भरतपुर और बीकानेर, ये 8 जिले जले थे उस टाइम और वहाँ भी मिलिट्री बुलानी पड़ी थी। तो आपने जो चौटाला पे उंगली उठाई है अपने तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बताओ कि उनके राज्य में क्यों लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं था और क्यों आरएसएस और एबीवीपी का जो आपकी पार्टी का छात्र संगठन है वो सड़कों पर उतरकर इस आरक्षण का विरोध कर रहा था। ये बात भी आपको बतानी चाहिए। और जो हिंसा इन राज्यों में हुई, क्या वो सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा नहीं थी? इस बात का भी आपको जवाब देना चाहिए। एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ कि 7 अगस्त 1990 को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की घोषणा की, मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा करी, उसके ठीक 1 महीने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और रथ यात्रा को जब उसकी रोका गया तो उसने सरकार क्यों गिराई? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। रथ यात्रा का तो एक बहाना था, असल में आरक्षण का विरोध करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने सरकार गिराई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत ही नहीं है आरक्षण का समर्थन करना। ये बात मोहन भागवत जी भी अपने एक बार एक बयान में कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये संगठन ही सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। जिस पार्टी में रह के जिसका आज आप महिमा मंडन कर रहे हैं, ये लोग हमेशा से आरक्षण के विरोधी रहे हैं। इसका सबूत ये है कि जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सामाजिक न्याय की बात की, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करी, उसके 1 महीने के बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिरा दिया था। दूसरा, आप जैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि इसका विरोध हरियाणा के अंदर जाटों ने ही किया, ये बात बिल्कुल झूठ है। उस समय पूरे देश के अंदर जो ऊंची जाति के लोग थे, सवर्ण जाति के लोग थे, वो मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर 200 बच्चों ने, ऊंची जाति के, सवर्ण जाति के 200 बच्चों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह किया था, जिसमें 62 की मौत हुई थी। और मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूँ, उन नामों में आप एक भी नाम जाटों का बता दीजिए। दिल्ली में राजीव गोस्वामी देशबंधु कॉलेज का स्टूडेंट था, और दूसरा सुरेंद्र सिंह चौहान, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। इन दोनों लड़कों ने 19 सितंबर 1990 को अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर आत्मदाह किया था। इसके अलावा सुशील कुमार शर्मा कुरुक्षेत्र, श्यामा गुप्ता चंडीगढ़, मोनिका चड्ढा साउथ दिल्ली और चेतन गौतम ने दिल्ली में आत्मदाह किया था। ये लोग कौन थे, किस जाति के थे जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ आत्मदाह किया था? ये सब आरएसएस की जो स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी के मेंबर थे। आपकी पार्टी के लोग उस समय आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इस पार्टी को आज आप सामाजिक न्याय की प्रोधा बता रहे हो। तथा आपको ये भी बताना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत करी थी, उसके विरोध में जो लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी, 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए थे। उस राम रथ यात्रा के अंदर पूरा देश जला था, पूरे देश में लाखों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था, 1800 के करीब लोगों की मौतें हुई थी। उसका जिम्मेदार कौन है? अब बात करते हैं 2016
2016 में आप कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को जलवाया। सरकार थी बीजेपी की, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा को जलवा दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और आपकी सरकार इतनी इनोसेंट, इतनी मासूम है कि आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल की यात्रा आपने नहीं करवाई। इतना बड़ा हीनियस क्राइम करा उसने, आज तक उस पर एक सिंगल FIR नहीं हुई। और मुझे ये भी बता दीजिए, आप अपने हर पॉडकास्ट में जहर उगलते हैं। प्रकाश सिंह आयोग, प्रकाश सिंह के रिटायर्ड IAS प्रकाश सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट को आपने आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ पब्लिक क्यों नहीं किया। क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि हरियाणा को जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर थे। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की सह पर राजकुमार सैनी लगातार भड़काऊ बयान दे रहा था और पूरा प्री प्लान भाजपा ने रचा था हरियाणा को जातिवाद की आग में झुलसाने का। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त की गई प्रकाश सिंह कमेटी के अंदर, IPS प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। इसलिए आपने उस कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, मिस्त्री रामचंद्र जांगड़ा तक पहुँचाओ। और अगर ये ऐसे ही जहर उगलता रहा तो मैं इसके बातों का ऐसे ही जवाब देता रहूँगा। भाइयों, ये है मेरा QR कोड पेटीएम का। आप लोगों का आर्थिक सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, और आपके आर्थिक सहयोग से मैं काफ़ी अंदर से मजबूत महसूस करता हूँ। जो भाई मेरा आर्थिक सहयोग करना चाहे, इस QR कोड को स्कैन करके मुझे आर्थिक सहयोग कर सकता है। या दूसरा तरीका ये भी है, मेरे चैनल को ज्वाइन करके भी आप मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो ठीक है भाइयों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाई।